हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th जीव विज्ञान की बात करने वाले हैं। और जीव विज्ञान में आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर वाले प्रश्न को देखेंगे। जैसे पूछा जाता है डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 नंबर में आते हैं, या तो 2 नंबर में या तो 3 नंबर में ये प्रश्न आते हैं मेरे भाई, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि एकदम आसान भाषा में एक एक चीज़ को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अगर पूरे वीडियो को आप लोग एंड तक देख लोगे तो 100% गारंटी है मेरे भाई कि यहाँ से 2-3 नंबर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे हमेशा, चाहे वो 2025 का बोर्ड एग्जाम हो या आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स हों। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास है कि भैया आनुवांशिकता और आनुवांशिकी में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2 नंबर का पूछा जाता है कि आनुवांशिकता क्या है और आनुवांशिकी, इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो देखो आनुवांशिकता क्या है मेरे भाई, तो देखो जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा से गुण जो हमारे में आए हैं, तो वो क्या हुआ है, वो एक दूसरी पीढ़ी हो गई। मम्मी पापा हमारी दूसरी पीढ़ी के, अब ये जनरेशन थोड़ा दूसरा चल रहा है, तो वही बोला गया है। आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिकता जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वो होता है हमारा आनुवांशिकता। भैया समझ में आ गई। दूसरी बात, आनुवांशिकी क्या होती है, तो जहां पर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, आनुवांशिकी कहलाती है। तो देखो जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें वंशागति एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, आनुवांशिकी कहलाती है। क्या क्या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना। आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता वो होता है मेरे भाई जिसमें कोई भी जीव हो, उनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारी आनुवांशिक लक्षण होते हैं, और ये प्रक्रिया ही आनुवांशिकता कहलाती है। दूसरी बात, आनुवांशिकी की बात किया जाए तो जहाँ पर हम लोग आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की एक ऐसी शाखा, या ऐसा भी आप लिख सकते हो कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें क्या होता है मेरे भाई, वंशागति एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, वो हमारा क्या होता है, आनुवांशिकी होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, दूसरा है इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो सबसे पहले नाम में ही पता चल रहा है, ये क्या होता है मेरे भाई, इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका पूरा नाम मेरे भाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरा डिफरेंस, देखो यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए हमारा है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में, जो आरएनए कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और जो हमारा ये डीएनए है वह कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तीसरा डिफरेंस है, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोसाइड श्रृंखला से बना होता है, और जबकि यह एक पॉलीन्यूक्लियोसाइड श्रृंखला से बना होता है। या ऐसा भी यहाँ पर लिखा जा सकता है हम लोग कि ये जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है, एक रज्जुक होता है, और ये द्विरज्जुक होते हैं। सॉरी, जो हमारा डीएनए होता है ये द्विरज्जुक होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये एक रज्जुक होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये आप लोग याद रखना, रज्जुक। रज्जुक का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पर आप लोग को समझा दे रहा हूँ। देखो जैसे डीएनए होता है, अभी वाटसन और क्रिक ने डीएनए को क्या बताया था, किस तरीके से ये डबल लेयर होती है, ऐसे 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 होता है ना। तो देखो इसका एक लेयर वाला में इस तरीके से डबल होते हैं, इस तरीके से ऐसे, ये भी ऐसे। और जबकि आरएनए क्या होता है, सिंपल ऐसे होता है, सिंपल ऐसे होता है, केवल एक ही लेयर की ऐसे होती है ये। ठीक है, तो वही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और ये किससे मिलकर के बना होता है, ये हमारा मिलकर के बना होता है मेरे भाई पेंटोज शर्करा से। ठीक है, पेंटोज से और फॉस्फेट से और शर्करा से, फॉस्फेट समूह से और शर्करा समूह से, फॉस्फेट से और शर्करा समूह से ये मिलकर के बना होता है, पेंटोज नहीं है। ठीक है, फॉस्फेट और शर्करा से। ठीक है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोसाइड श्रृंखला से बनी होती है, और यह एक पॉलीन्यूक्लियोसाइड श्रृंखला से बनी होती है। कैसे ये 2 पॉलीन्यूक्लियोसाइड श्रृंखला से बनी होती है, इस तरीके से इसके डबल लेयर होते हैं, एक में इससे डबल लेयर होते हैं, और लेकिन इसमें क्या होता है, सिंपल इस तरीके से एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बार करते हैं भैया, तो इसमें पेंटोज शर्करा होता है। ठीक है, किसमें, जो हमारा डीएनए है इसमें पेंटोज शर्करा पाया जाता है, और वो किस प्रकार का होता है, डीऑक्सी राइबोज प्रकार की होती है। और इसमें जो पेंटोज शर्करा होता है वह क्या होता है, राइबोज शर्करा। ठीक है, देखो इसके नाम से ही राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा, वो किस प्रकार की पाई जाती है, राइबो। ठीक है, राइबोज। और यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, समझ में आई बातें। तो ये हमारा था डिफरेंस। अभी तो 4 ही डिफरेंस हुआ है, इसमें और डिफरेंस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई इस तरीके से। तो देखो जो हमारा डीएनए होता है यह प्रायः विषाणुओं एवं
सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये विषाणुओं का भी जीव आनुवंशिक पदार्थ होता है और मनुष्यों में भी, मतलब सभी जीव का, ऐसा कह सकते हो आप लोग, सभी जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सब में ये पाया जाता है डीएनए। और क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। और आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है मेरे भाई, यही एक गुण को दूसरे व्यक्ति के गुण में, मतलब दूसरे व्यक्ति में ले जाता है। किसके द्वारा, यही जीन के द्वारा। यही डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, जीन में पाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो डीएनए ही हमारा क्या होता है मेरे भाई, इस तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ठीक है, और वहाँ पे इस तरीके के साथ लक्षण को भी लेके जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकता, है ना। तो देखो, यह प्राय विषाणुओं एवं सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, यही हमारा कारण होता है आनुवांशिक लक्षण के, कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कौन, जो हमारा आरएनए होता है, यह केवल कुछ विषाणुओं में होता है, सब में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसमें डीएनए में थायमीन क्षारक पाया जाता है और यूरेसिल अनुपस्थित रहता है। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो एक इसमें होता है थायमीन। ठीक है, तो इसमें थायमीन क्षारक पाया जाता है और यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आरएनए में अगर बात किया जाए तो थायमीन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों सेम होते हैं, उसमें थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, और इसमें थायमीन की जगह पर इसमें थायमीन पाया जाता है और यूरेसिल नहीं पाया जाता है, किसमें, डीएनए में। ठीक है, ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट बात करें तो 7वां, समस्त जीवधारियों में डीएनए आधारभूत रूप से एक समान व एक प्रकार का होता है। मतलब सभी जीवधारियों में जो डीएनए होता है वो एक समान होता है, मतलब एक प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अधिकांश इसमें अगर हम लोग बात करें आरएनए में, तो अधिकांश जीवधारियों की कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, जैसे एमआरएनए हो गए, टीआरएनए हो गए और आरआरएनए हो गए। इस तरीके से जो हमारा आरएनए होता है कितने प्रकार के पाया जा सकता है, अलग अलग में अलग अलग प्रकार के, जैसे एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर। ठीक है, क्या भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर, तो बात करते हैं भैया सबसे पहले कि भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश क्या होता है, ये सबसे पहले तो अगुणित होता है, और भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित होता है। क्योंकि मेरे भाई जब हमारा ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया अगर आपने पढ़ा है, जब हमारा जो परागकण है, एक परागकण किससे, अंडकोश से जाकर के मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो ध्रुवीय केंद्रक से जाकर के मिलता है। तो ध्रुवीय केंद्रक हमारा द्विगुणित होता है और हमारा जो परागकण है वो अगुणित होता है। तो जब उससे जाकर के मिलेगा, उससे निषेचन करेगा, तो वो कैसा होगा, त्रिगुणित होगा, और उसी के द्वारा यहाँ पर भ्रूणकोश बनता है। और भ्रूणकोश कैसे बनता है, भ्रूणकोश जब अंडकोशिका से इस तरीके से संलयित होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, यह अगुणित होता है सबसे पहले, और यह त्रिगुणित होता है। जब अंड कोशिका से वहाँ पर मिलता है तो वो आगे जाकर के नए पादप के रूप में जन्म देता है। ठीक है, और बाकी जो हमारा त्रिगुणित वाला होता है वो क्या करता है, वो भ्रूण को पोषण देता है खाली। ठीक है, भ्रूण पोष मतलब पोषण देना भ्रूण को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है, इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है। इसका विकास कहाँ से होता है, भ्रूणकोश का विकास कहाँ से होता है, गुरु बीजांड से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। तीसरा डिफरेंस है, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। जो हमारा भ्रूणकोश होता है वह यह किसमें सहायक होता है, भ्रूण के विकास में। और देखो, यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। ठीक है, ये पोषित करता है भ्रूण को। देखो, इसमें भोजन संचित नहीं होता। सिंपल सी बात है यार, जब ये किसी प्रकार से उसको न्यूट्रिशन नहीं देगा, किसको, भ्रूण को, तो इसमें भोजन संचित नहीं होगा, और ये न्यूट्रेट करता है उसको, क्या करता है, न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करवाता है, मतलब उसको पालता पोसता है, मतलब उसको पोषण प्रदान करता है। तो इसमें भोजन संचित होता है। ठीक है, तभी तो वो पोषण प्रदान करता है भ्रूण को। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, और इसको आप लोग इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी इसका नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा क्या होता है मेरे भाई, प्रतिरक्षा इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी हर एक व्यक्ति में होती है, और बल्कि हर एक व्यक्ति में नहीं, इम्यूनिटी हर एक जीव में होती है। जो उनके शरीर में बाह्य रोगाणु होते हैं, जो उनको हानि पहुंचाने के लिए आते हैं, उनसे लड़ने के लिए एक अंग या एक तंत्र होता है, यह एक सिस्टम होता है मेरे भाई। कौन, प्रतिरक्षा। ठीक है, इम्यूनिटी। अच्छा, हाल ही में जब कोरोना वायरस आया था तो क्या कर रहा था, वो हमारे इम्यूनिटी को वीक कर दे रहा था, और जब हमारे इम्यूनिटी को वीक कर देगा तो इस तरीके से हमारे शरीर को समझ लो कब्जा बना लेगा, और जब कब्जा बना लेगा तो धीरे धीरे हमको बीमार कर देगा, और बीमार होने के साथ साथ धीरे धीरे आदमी बंदा शहीद हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मेरे भाई इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे शरीर का, इंपॉर्टेंट फैक्टर ना कह सकते, इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे शरीर का। ठीक है,
तो ये हो गया मेरे भाई सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है कि जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं क्या बनाती है मेरे भाई, रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती है, तो वह होता है सक्रिय प्रतिरक्षा। अगर निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात किया जाए तो जब व्यक्ति की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बने प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाए, मतलब कोई अदर व्यक्ति है उसके प्रतिरक्षी को हम लोग लेकर के आए और किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर डाल दें और वो क्या करेगा मेरे भाई, वो हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है। समझ में आ गई है बातें? ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। कौन? जो हमारी खुद की कोशिकाएं बनती हैं, धीरे धीरे प्रतिरक्षा बनाती हैं। ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसमें प्रभावशील अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। लेकिन चूंकि ये दूसरे शरीर में बना हुआ है, उसको वहाँ से ला करके ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के शरीर में, तो क्या होगा, वो तुरंत वर्क तो करने लगेगा, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये पूरे जीवन कार्य करता है। कौन? जो हमारी खुद की इम्यूनिटी होती है वह ज़्यादा समय तक क्या करती है मेरे भाई, कार्य करती है। लेकिन जो ये दूसरे व्यक्ति के शरीर से इम्यूनिटी को लाया जाता है, वो क्या होता है, इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। जैसे अब इसका उदाहरण अभी आप लोग समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो मानव में काली खांसी हो गया, टिटिनस हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया आदि, टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। तो टीकाकरण द्वारा जब हम लोग प्रतिरक्षा करते हैं किसकी, अच्छा, टीकाकरण के द्वारा जब प्रतिरक्षा हमारे अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। जैसे टीटीनेस का सुई आप लोग लगवाने जाते हो, टीटीनेस का इंजेक्शन क्यों लेते हो, क्योंकि जब किसी का शरीर का कोई पार्ट लोहे के द्वारा कट जाता है ना, लोहे के द्वारा कट जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर आप लोग करवाते हो। या रेबीज मतलब कुत्ता का काट लिया हो तो उसके दांतों में क्या होता है, रेबीज नामक जीवाणु होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लोग उसको लगवाने जाते हैं, तो 5-6 सुई लगवाते हैं, 5-6 इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये कुछ समय के लिए होता है, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई फिर कुत्ता काट लेगा, फिर ये काम करने लगेगा, नहीं काम करने लगेगा, फिर कुत्ता काटेगा, फिर आप लोगों को सुई लगवाने जाना पड़ेगा। तो यही हमारा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगर यहाँ पर बात करें तो मानव में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा, जो चेचक बीमारी होती है उसके प्रति अगर एक बार हम लोग क्या कर लें, एक बार उसका ट्रीटमेंट करवा लें, एक बार अपनी प्रतिरक्षा को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ये जीवन भर चलता है। मतलब कंपेयर टू दिस, मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा की अपेक्षा ये वाला प्रतिरक्षा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है मेरे भाई, ज़्यादा समय तक कार्य करती है और धीरे धीरे कार्य करती है, ज़्यादा समय तक कार्य करती है। ठीक है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए मेरे भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरीके से और वीडियोस चाहते हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।